3 एंड अपन ने जितना भी पढ़ा एक बार हम लोग उसको रखिए कि चार्ज एक इंटरेस्ट हम लोग मोर, इसके अलावा आएंगे फिक्स, तो चार्ज वॉइड की गिनती में आता है, किसमें आता है? पब्लिक। सर ये सेक्शन नंबर 79 क्या कह रहा है? कहा गया, हाँ ये रहा सेक्शन नंबर 79 बात करता है एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज, मतलब ऑलरेडी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज है और मैंने उस प्रॉपर्टी को खरीदा, जैसे कि इसका एग्जांपल। और दूसरा ये बात करता है मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के बारे में। दो टॉपिक के बारे में सेक्शन नंबर 79 बात करता है। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लोन लिया था एचडीएफसी बैंक के और बदले में सिक्योरिटी दिया था अपनी बिल्डिंग को, मतलब कि इस बिल्डिंग के ऊपर ऑलरेडी क्या क्रिएटेड है दोस्तों? चार्ज क्रिएटेड है। अब होता क्या है, रिलायंस अपनी इस बिल्डिंग को बेचता है किसको? टाटा को। तो ये लोग क्या कहते हैं, लॉ कहता है, तो इस केस के अंदर रिलायंस का नाम वेकेट करना पड़ेगा आपको और परचेसर का जो नाम है ना वो रजिस्टर के अंदर अपडेट किया जाएगा। किसके रजिस्टर के अंदर? आरओसी के रजिस्टर के अंदर अपडेट किया जाएगा। और इसको इन्फॉर्म कौन करेगा? इसको इन्फॉर्म टाटा करेगा। कौन करेगा बोलो बच्चों? इसको इन्फॉर्म टाटा करेगा। जैसे देखो यहां पर बोला है कि जो अर्लियर चार्ज है वो आपको वैकेट करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, और उसके जगह न्यू चार्ज को आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा बाय द कंपनी जिसने एक्वायर किया है प्रॉपर्टी को। क्या किया बोलो जल्दी से? जिसने एक्वायर किया है प्रॉपर्टी को। समझ में आया क्या? ऑलराइट सर। फिर अपन ने पढ़ा था मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के बारे में। सर ये मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज क्या कहते हैं? तो मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर चेंजेस करने को मॉडिफिकेशन कहा जाता है। जैसे मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर चेंज किया, 9% का ब्याज है मैंने 10% कर दिया, 11% कर दिया। रीपेमेंट का जो शेड्यूल है बच्चों उसके अंदर चेंजेस कर दिया, 2 साल का रीपेमेंट था मैंने 3 साल कर दिया, 4 साल कर दिया, या लिमिट को बढ़ा दिया या घटा दिया। इस चीज को बोला जाता है क्या? मॉडिफिकेशन। मतलब क्या, देखो एचडीएफसी ने रिलायंस को 20 करोड़ का लोन दिया था 10% ब्याज पर 2 साल के लिए। अब इन तीनों में से अगर कहीं पर भी चेंज हुआ तो मैं बोलूंगा इसे मॉडिफिकेशन कहा जाता है। सर मॉडिफिकेशन के लिए कंपनी को आरओसी को भेजना पड़ेगा सीएचजी 1 और 9, और आरओसी यहां पर क्या देता है? मॉडिफिकेशन का सर्टिफिकेट सीएचजी 3 में देता है। किस में देता है बोलो बच्चों? सीएचजी 3 के अंदर यहां पर मॉडिफिकेशन की बातें यहां पर दी जाती है, या मॉडिफिकेशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है। किसके द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है? आरओसी के द्वारा। किसके द्वारा बोलो जल्दी से? आरओसी के द्वारा। समझ में आ रहा है क्या? क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? फटाफट बोलो, जल्दी से बोलो मुझे, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर है ना? यस। तो अपन ने क्या देखा सर हम लोगों ने यहां पर देखा किसके बारे में? मॉडिफिकेशन के बारे में। क्या आपको ये बातें क्लियर है क्या? है ना? चलिए सर आ जाओ अगला देखो जस्ट अ सेकेंड। अगला नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके साथ रजिस्टर ऑफ चार्जेस के बारे में बात करेंगे। देखो ये सारी चीजें लिखी रखी है मॉडिफिकेशन के अंदर। एग्जांपल्स क्या है? चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशंस। सर लिमिट का बढ़ना घटना, इंटरेस्ट रेट का चेंज होना, रीपेमेंट शेड्यूल का चेंज होना, या पार्शियल रिलीज करना किसी असेट को। मान लो मैंने 2 kg सिल्वर रख के यहां पर लोन लिया था और मैंने पार्ट पेमेंट कर दिया, तो 1 kg अगर रिलीज कर देता है बैंक तो इसे बोला जाता है क्या? पार्शियल रिलीज ऑफ द चार्ज। क्या बोला जाता है बोलो? पार्शियल रिलीज ऑफ चार्ज। और एक पॉइंट है सीडिंग ऑफ परिपासु चार्ज। इसका मतलब कैंसलिंग ऑफ परिपासु चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या, मान लीजिए बिल्डिंग है, मैंने आपसे लोन लिया था और आपको ये बिल्डिंग गिरवी रखा था, पर गिरवी रखते वक्त ही मैंने बोला था कि बिल्डिंग के ऊपर ऑलरेडी मैंने एसबीआई से लोन लेकर रखा हूं। बिल्डिंग की कीमत थी 20 करोड़ की, 1 करोड़ का लोन एसबीआई से लिया, 1 करोड़ का लोन आपसे ले रहा हूं। तो मैं बोल रहा हूं कि इस बिल्डिंग के ऊपर परिपासु चार्ज है, मतलब आपका और एसबीआई का सेम चार्ज है। अगर ये बिल्डिंग कल चल के 10 लाख रुपए में बिकी तो 5 आपको मिलेगा, 5 एसबीआई को मिलेगा। ये परिपासु। अब मैं इस परिपासु को चेंज करूं और मैं बोल रहा हूं नहीं, पहला हक होगा एसबीआई का और दूसरा हक होगा आपका। इसका मतलब मैंने सीड करवा दिया परिपासु चार्ज को, स्टॉप करवा दिया, कैंसिल करवा दिया परिपासु चार्ज को, ऐसा यहां पर बोला गया है। और देखो सीएजी 3 के अंदर स्टेटमेंट इशू कर दिया जाता है और वो अपने आप में कंक्लूसिव एविडेंस होता है। अब मैं रजिस्टर ऑफ चार्जेस सेक्शन नंबर 81 के बारे में यहां पर क्या करूंगा, आपके साथ बात करूंगा। देखो दोस्तों, सबसे पहला रजिस्टर ऑफ चार्जेस, पहला रजिस्टर रखती है कौन? आरओसी। कंपनी भी रखती है, पहली मैं बात करूंगा जो कंपनी आरओसी रख रही है। तो सर आरओसी मेंटेन करता है रजिस्टर ऑफ चार्जेस को। यहां पर कहां पर अवेलेबल होगा? वो mca.gov.in के ऊपर अवेलेबल होगा।
कोई भी पर्सन, क्या कहा मैंने, बोलो एनी पर्सन, कोई भी, आप में कोई भी जा सकता है और हम लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं किसको, फीस देके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। मैंने आपको रेगुलर क्लास के अंदर बताया था दोस्तों, साइट के ऊपर ले जाके एमसीए के ऊपर कि कैसे आप इंडेक्स ऑफ चार्जेस को देख सकते हो, वहां मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था चीजें, ठीक है, ऑलराइट। इसके अलावा सर कंपनी भी रजिस्टर ऑफ चार्जेस को मेंटेन रखती है, क्या कहा मैंने, बोलो कंपनी भी रजिस्टर ऑफ चार्जेस को मेंटेन रखती है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर, और ये CHG 7 फॉर्म में मेंटेन किया जाता है, जिसके अंदर फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों चार्जेस होते हैं, क्या, बिल्कुल बिल्कुल होते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ सर इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, इसके अंदर प्रॉपर्टी, असेट या अंडरटेकिंग का चार्ज, मॉडिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन, तीनों चीजें होती है। साथ ही साथ जो भी एंट्री आप रजिस्टर ऑफ चार्जेस में करोगे उसको अप्रूव या उसको ऑथेंटिकेट करने की जिम्मेदारी डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी और बाप की होती है, मतलब बोर्ड ऑथराइज पर्सन की होती है। इसके साथ साथ आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज को भी अपने पास रखना पड़ता है, किसको, कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है रजिस्टर्ड ऑफिस में, रजिस्टर ऑफ चार्जेस के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज भी रखना पड़ता है। और एक बात बता दूं कि इस चीज को कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है बिजनेस आवर्स के अंदर, कब कर सकता है, बिजनेस आवर्स के अंदर। अब एक बात कि मेंबर और क्रेडिटर है तो फुकट में इंस्पेक्ट कर पाएगा, और अगर कोई दूसरा पर्सन है तो उसको फीस लगेंगी और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंपोज कर सकता है यहां पर रिस्ट्रिक्शन को। सर रजिस्टर को कितने समय के लिए प्रिजर्व करेंगे, अगर रजिस्टर ऑफ चार्जेस है तो परमानेंट प्रिजर्व करेंगे। इसके अलावा अगर इंस्ट्रूमेंट है चार्ज का, तो जब से आपने लोन के अमाउंट को पे कर दिया बैंक को, इसका मतलब आपने चार्ज को सेटिस्फाई कर दिया, लोन के अमाउंट को पे करके चार्ज को क्लियर कर दिया, इसे बोला जाता है सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। तो सेटिस्फैक्शन से 8 सालों तक आप बुक्स आईओसी को संभालोगे और उसके बाद उसको जला देना और बढ़िया शिकोटी, समझ में आ रहा है, मतलब उसके बाद उसको डिस्पोज कर देना, ऐसा मैं यहां पर कह रहा हूं। देखो सर ये कंपनी के रजिस्टर ऑफ चार्जेस के बारे में बात है, ऊपर आरओसी के बारे में, ये कंपनी के बारे में, ठीक है ना, कि सारी चीजें दी जाएंगी। इसके अंदर तुरंत आप डालते हो ऑथेंटिकेट करेंगे डायरेक्टर, सेक्रेटरी, बाप। फिर ये वहां पर बोला गया कि बिजनेस आवर्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो, कहां पर फीस देना है, कहां पर फीस नहीं देना है, उसके बारे में बात हुई है, और कहां पर परमानेंट संभालेंगे और कहां पर 8 साल तक संभालेंगे, उसके बारे में हम लोगों ने यहां पर चर्चा किया है, ठीक है, ऑलराइट सर। सेक्शन नंबर 82 देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, बोलो जल्दी से, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज के बारे में दोस्तों हम लोग यहां पर बात करेंगे। सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का मतलब देखो क्या होता है, लोन को जब हम रीपे करते हैं, क्या कहा मैंने, बोलो लोन को जब रीपे किया जाता है तो वो चार्ज, क्या मैंने, बोलो तो जो चार्ज क्रिएटेड है उससे वैकेट करना, क्या कहा मैंने, बोलो जो चार्ज क्रिएटेड है उसे वैकेट करना होता है। क्या कहा मैंने, बोलो जो चार्ज क्रिएटेड है उसको वैकेट करना होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोस्तों यहां पर यह हो जाता है, सुन लो मेरी बात को, अच्छे से समझो मेरी बात को। इसका मतलब यह होता है कि मैंने आपसे लोन लिया, मैंने आपको बोला कि इस प्रॉपर्टी को आपके पास गिरवी रख लो, और इसके लिए हमने डॉक्यूमेंटेशन आरओसी के पास जमा किया, चार्ज क्रिएट किया। अब जब मैंने आपके लोन को और आपके प्रिंसिपल को वापस कर दिया, आप मेरी प्रॉपर्टी मुझे दे रहे हो, पर हमने आरओसी के बुक्स में बता के रखा है कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपका दावा है करके, तो इस केस के अंदर आपके दावे को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो लोन लिया था वो वापस कर दिया ना यार, तो ऐसे केस में उसको हटाना पड़ेगा। तो इसे बोला जाता है सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। क्या बोला जाता है, बोलो जल्दी से, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। तो जब भी आप चार्ज को सेटिस्फाई कर दोगे, मतलब पूरी तरीके से आप अपने अमाउंट को पे कर दोगे, तो 30 दिनों के अंदर आपको सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर करवाना पड़ता है आरओसी के पास। मान लो 30 दिन में आप नहीं कर पाए तो आपको और 270 दिन का एक्सटेंशन मिल सकता है, पर इसके लिए आपको एडिशनल फीस को पे करना पड़ेगा। अब ध्यान दो सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज होता कैसे है करके, ठीक है। देखो सर कंपनी, मतलब जो बोरोइंग कंपनी है जिसने चार्ज को जिसने लोन के अमाउंट को पे कर दिया, वो CHG4 देता है आरओसी को। CHG4 मतलब एक फॉर्म देता है CHG4 आरओसी को कि मैंने चार्ज को सेटिस्फाई कर दिया। अब आरओसी शो कॉज नोटिस देती है यहां पर चार्ज होल्डर को। शो कॉज नोटिस का मतलब होता है कारण दाखवा, बताओ हमें रीजन की क्यों हम लोग सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज को रजिस्टर ना करें, ऐसा आरओसी बोलेंगे चार्ज होल्डर को, यानी अपने केस में HDFC को। और 14 दिन का समय दिया जाता है जवाब देने के लिए। अब 14 दिन के अंदर चार्ज होल्डर ने कुछ नहीं बोला तो आरओसी क्या कर लेंगी, CHG5 में सर्टिफिकेट दे देंगी और एंट्री पास कर देंगी मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन की, जो फाइनल एंट्री होती है बुक्स में पास करने की कि चार्ज सेटिस्फाई हो चुका है, उसे मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन बोला जाता है।
कोई ऐसा भी केस है बच्चों जब आरओसी को शो कॉज नहीं देना पड़ेगा। कब? जब इस सीएचजी 4 को देखो कंपनी तो साइन करेंगी ही करेंगी, अगर चार्ज होल्डर भी इसको साइन करके भेज दे कि हां कंपनी ने पूरा पैसा बराबर से दे दिया है, तो आरओसी बोलेंगे अरे भैया जब घर वालों की बात होगी है तो चैटिंग करके टाइम पास क्यों करना। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे केस के अंदर आरओसी यहां पर शो कॉज नोटिस देंगी क्या? नहीं सर नहीं देंगी। क्या मैंने बोलो, देंगी क्या? नहीं सर नहीं देंगे। हालांकि अगर चार्ज होल्डर यहां पर सफिशिएंट कॉज बता देता है कि क्यों आपने सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर नहीं करना चाहिए, तो उस केस के अंदर सर मैं उसको आरओसी चेक करेंगी और अकॉर्डिंगली कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे कि मैंने सेटिस्फैक्शन नहीं किया। वीडियो को स्टॉप करो और एक बार इसको गो थ्रू करो। आपकी किताब में से बहुत ही प्यारा चार्ट मैंने इसको आपको बना के दिया हो, एकदम सही समरी करके दे दिया हो। तो 30 दिन के अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ तो यहां पर करना, पूरी प्रोसेस को आपको समझा दिया 1 2 3 4 के माध्यम से। समझ में आ रहा है क्या? 1 2 3 के माध्यम से पूरा प्रोसेस भी यहां पर मैंने बता के रखा हो। गॉट इट? गॉट इट जी, गॉट इट। जल्दी जल्दी बोलेंगे, फटाफट बोलेंगे, है ना? यस, आ जाओ। अगला सेक्शन नंबर 83 के बारे में बात करेंगे। पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड रिलीज इन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम कंपनी। क्या बोला? बोलो बच्चों। पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज, फिर से बोलूंगा मैं, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड रिलीज इन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम द कंपनी एंड रिलीज इन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, आ जाइए सेक्शन नंबर 83 के बारे में हम लोग यहां पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखो सुनो जी सुनो सर, अब देखो यहां पर क्या सर, प्रॉपर्टी अगर बिक जाती है या जो डेट है ना वो फुल्ली पे हो जाता है ना। एक तो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड है वो अगर बिक जाती है या जो डेट है वो फुल्ली पे हो जाता है, इसका मतलब क्या कि कंपनी और चार्ज होल्डर ने आपस में सारी चीजें क्लोज कर लिया है बट आरओसी को इन्फॉर्म ही नहीं किया। मतलब कंपनी ने अगर कोई इंटीमेशन ही नहीं दिया आरओसी को और आरओसी को कानों कान खबर लग गई कि प्रॉपर्टी तो बिक गई चार्ज वाली या डेट पूरी तरीके से पे हो गया, तो आरओसी खुद से एंट्री पास कर देंगी सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज की और चार्ज को रिलीज कर देंगी, प्रॉपर्टी को रिलीज कर देंगी और मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन में लिख देगा कि डेट पे हो चुका है या प्रॉपर्टी सेल्ड हो चुकी है, इसका मतलब चार्ज रिलीज हो चुका है और खुद से आरओसी सीएचजी 5 दे देता है और क्या मांगता है, पैसा दे दो मेरे को पैसा दे दो भैया। आरओसी क्या मांगता है, पैसा दे दो। समझ में आ रहा है क्या बातें? अरे बोलो ना जल्दी से, मुझे समझ में आ रहा है कि आपको मैंने यहां पर वो एग्जांपल दिया था, वो सिग्नल पे खड़े रहते जबरदस्ती आएंगे बेटा, पानी वानी मारेंगे, कांच पूछेंगे, मैंने थोड़ी बोला, और फिर पैसे मांगेंगे। अरे भाई कुछ और अच्छा काम करो, है ना, अच्छा मजदूरी वाला कोई काम कर लो, कम से कम 500-600 रुपए मिलेंगे दिन के, बराबर ना। लेकिन नहीं, फुकट का पैसा चाहिए। तो ऐसे केस के अंदर मैं क्या बोलूंगा सर, ये वही वाली बात है, आरओसी को खुद से मस्ती है और बोलेंगे लाओ पैसा लाओ करके, ऐसी वाली बात यहां पर बोली गई है। ठीक है, सेक्शन नंबर 84, इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर या मैनेजर। अगर चार्ज होल्डर जैसे एचडीएफसी बैंक किसी पर्सन को अपॉइंट करता है प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, इतने सारे लोन होंगे बैंक्स के, तो सारे प्रॉपर्टीज पे नजर रखना पड़ेगा। गलती से बैंक ने प्रॉपर्टी को बेच दी ना बेटा तो मुश्किल हो जाएंगी। किसकी मुश्किल हो जाएंगी? चार्ज होल्डर की। यहां पर लग जाने हैं वाट लग जानी है यहां पर चार्ज होल्डर की। तो ऐसे केस में वो क्या करता है, अपॉइंट करता है पर्सन को जो ध्यान देगा, जो मैनेजर या रिसीवर जिसे बोला जाता है, जो ध्यान देता है सारे चार्ज वाली प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो इस पर्सन को नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को और आरओसी को। सीएचजी 6 अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट, जो उसको अपॉइंट किया गया ना उसके कॉपी के साथ 30 दिन के अंदर ये रजिस्टर करती है आरओसी इस चीज को। और सर अगर वो सीज होता है तो उसके बारे में बताना होगा, नॉट सो इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ाने जा रहा हूं जो इस पर्टिकुलर चैप्टर का आखिरी सेक्शन भी है। ठीक है, आइए सेक्शन नंबर 87, रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर किसको देके रखी है? पहले ही बोल दिया, रीजनल डायरेक्टर को देके रखी है। बहुत बढ़िया जी। रीजनल डायरेक्टर को दोस्तों यहां पर क्या दी जा रही है? रीजनल डायरेक्टर को यहां पर पावर दी जा रही है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा सर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, यानी कि रीजनल डायरेक्टर, वो यहां पर क्या करता है दोस्तों? वो यहां पर ऑर्डर पास करता है। क्या करता है बोलो जल्दी से? वो यहां पर ऑर्डर पास करता है। किस चीज का? रेक्टिफिकेशन ऑफ चार्ज का। हुआ क्या है समझना, हुआ ये है यहां पर कि कंपनी से ओमिशन हो गया है, मतलब चार्ज सेटिस्फाई हो गया, फिर भी कंपनी ने इन्फॉर्म नहीं किया आरओसी को 30 + 270 दिन में, यानी कि टोटल 300 दिन के अंदर भी इन्फॉर्म नहीं किया।
या पहले जो चार्ज की मॉडिफिकेशन की या मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन की इंफॉर्मेशन मैंने दिया था ना, वो मुझसे गलत देने में आ गई थी, मुझसे मिसस्टेटमेंट देने में आ गया था। मतलब सर सेटिस्फाई हुआ मैंने नहीं बताया, या पहले जो भी बताया वो गलत बताने में आ गया। क्या बताने में आ गया बोलो जल्दी से? गलत बताने में आ गया। तो इस केस के अंदर ऑर्डर पास किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ऑर्डर पास किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि आप क्या करो, चीजों को रेक्टिफाई कर लो, चीजों को ठीक कर लो करके। लेकिन ऑर्डर को पास करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करता है कि किसी भी क्रेडिटर और किसी भी शेयर होल्डर का कोई नुकसान होना चाहिए क्या? ना जी ना, कोई भी नुकसान उनका नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, ये ऑर्डर कैसे पास करेंगे और कैसे? तो देखो सर, कंपनी या इंटरेस्टेड पर्सन CHG 8 में सेंट्रल गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में इंफॉर्म करते हैं कि यार 300 दिन में हमने सेटिस्फैक्शन पास नहीं किया, या 300 दिन में हमने आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दिया, ये जो चार्ज की मॉडिफिकेशन की सेटिस्फैक्शन की इंफॉर्मेशन थी वो हमसे गलत देने में आ गई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट दो चीजें कर सकता है। एक तो डायरेक्ट कर देगा रेक्टिफिकेशन, सीधा तुम ठीक कर लो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा ROC को बोलेगा इसको ठीक कर लो। या वो क्या कर सकता है, कंपनी को टाइम एक्सटेंड करा के दे सकता है। 300 दिन सेटिस्फैक्शन का था ना, उसको बोलेगा चल एक काम करो और 15 दिन दिया, इसको ठीक कर ले। क्या कहा मैंने बोलो? मतलब टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर सकता है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर सकता है सर, ऐसा यहां पर बोला गया है। क्या कहा मैंने बोलो? ऐसा यहां पर बोला गया है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत ही सही ढंग से हमने इसको समराइज कर दिया है। आड़ा टेढ़ी चीजें देके रखिए बेटा किताब के अंदर, है यही चीज, पर उसको लिखने का तरीका बड़ा अजीबो गरीब है। लेकिन आप देखो उसको बहुत ही सही ढंग से अपन ने क्या करके रखा है, समराइज करके प्रॉपरली रख दिया है। और इसके साथ ही अपना क्या कंप्लीट हो जाता है बच्चों? चैप्टर नंबर जो 6 है ना, वो यहां पर हो जाता है पूरा पूरा फिनिश। ठीक है ना? तो ये चैप्टर 6 का जितना भी पोर्शन था वो अपना यहां पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। गॉट इट? ऑल राइट गाइज, आ जाओ। यस यस यस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगर मैं अभी आपको पहले बताया नहीं होता ना रिकॉर्डेड है, और डायरेक्टली प्ले कर दिया होता ना भाई वीडियो, मैं मजाक, आधे बच्चे को समझ ही नहीं रहा होता कि अरे ये रिकॉर्डेड भी चल रहा है। है ना? चलो दोस्तों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बढ़िया से सारे के सारे लोग आ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग हमारे सेक्शन की लिस्ट को अपडेट कर देते हैं बच्चों। आते हो क्या? थोड़ा सा सेक्शन की लिस्ट को हम लोग अपडेट कर देंगे अपना। ठीक है, आ जाओ जी, आ जाओ। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के कुछ कुछ अपने बचे हुए, पहले चैप्टर नंबर 1 के लिस्ट को अपडेट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चालू कर देंगे हमारे नए चैप्टर की लिस्ट को। ठीक है, आओ जी आओ। चलो, कौन से सेक्शंस अपने बचे हुए? देखो इसके अंदर 19 था, 20, 21, 22। 22 में लिखो एग्जीक्यूशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। एग्जीक्यूशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सर लिस्ट को, सर लिस्ट को ग्रुप में भेज दीजिएगा। नहीं भेजूंगा, तुम एक नंबर के आलसी टट्टू हो, तुमको कुछ नहीं करना है। मतलब मैं लिखा रहा हूं, लिस्ट बनवा रहा हूं बेटा, वो भी तुमसे लिखा नहीं जा रहा है ना। तुमसे ऐसे, हमारे मारवाड़ी में कहावत है, भूंडे पापड़ भी नहीं फूटते तुमसे, मतलब पापड़ सेका हुआ भी तुमसे फोड़ा नहीं जा रहा ऐसा। ठीक है, आइए सेक्शन 21, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रोसीडिंग्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। लिखो सेक्शन 21, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, authentication of document proceeding and contract, proceeding and contract and contract। अगला लिखो, अगला लिखो सेक्शन नंबर 20, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट सेक्शन नंबर 20। फिर 18 में कन्वर्जन ऑफ कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, कन्वर्जन ऑफ कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। फिर
10A था अपना कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, 10A, 10A, 10A commencement of business, बिजनेस। फिर सेक्शन 12 मैंने लिखा हूं मेरे हिसाब से, लेबलिंग ऑफ कंपनी अपना यहां तक हुआ है अपना, सेक्शन 12, 15 वो सब हुआ है अपना, हाँ ये हुआ है अपना, ठीक है। चलो ये रहा पूरा, ठीक है, ये रहा अपना पूरा चैप्टर का लिस्ट, चैप्टर का लिस्ट ये रहा अपना पूरा। चलो डन है क्या आपका, इतना हुआ क्या, बोलो बोलो बोलो। क्या आपका इतना डन है? तो मैं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर चलता हूं फिर, देख लो देख लो देख लो देख लो। चलो मैं बाद में इसकी लिस्ट भेज दूंगा आपको ग्रुप के ऊपर, ठीक है, मैं भेजूंगा बेटा, ऐसा मैं क्या करूंगा इसको रख के अपने पास, है ना, कोई सोना तिजोरी वाला चीज तो है नहीं जो मैं अपने पास रखूंगा। हर जो डॉक्यूमेंट मेरे पीसी में होगा जो मैं आपको क्लास में बनाऊंगा वो सारी चीजें मैं भेज दूंगा। 17 अबॉलिश हो गया है बेटा अंकित, ठीक है, यस। चलिए आइए चैप्टर 6, चैप्टर 6। सर फोटो ले लिया, लगाई था नालायक अर्जुन, एक अर्जुन था बेटा, वो है ना मछली की आग में देख के तीर लगाता था, यहां पर मैं आग भी तुम्हें दिखा रहा हूं, तीर भी मैं ही तुम्हें दे रहा हूं, पर तुमसे चलाना नहीं हो रहा, वो भी तुम बोल रहे हो सर आप ही चला दो बस नाम मेरा ले लेना, ये क्या बात होगी। चलो यहां पर आइए, लिखो 216 चार्ज, 216 चार्ज, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगला अगला 77 ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस, ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस, चार्जेस चार्जेस। अगला डीम नोटिस ऑफ चार्ज, 80 में लिखना डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज। फिर 78 एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन बाय चार्ज होल्डर, बाय चार्ज होल्डर, होल्डर। सर जो आप लिखवा रहे हो सिर्फ वही सेक्शन याद करना है बेटा, मैं तो पूरे ही सेक्शन लिखा रहा हूं, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ये सेक्शन याद करना है तो इसका जवाब है हाँ सिर्फ यही सेक्शन याद करना है, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी लिखो, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। किसी समय मुझे लगता है मुझे बहुत ही होशियार बच्चे मिले क्लास के अंदर, मजा आ गया पढ़ा के, फिर किसी समय कुछ डाउट को देख के लगता है कि शायद मेरा सोचना गलत है ना। सब्जेक्ट टू चार्ज एंड मॉडिफिकेशन, एंड मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन लिखा आप लोगों ने, क्या आपका इतना हुआ, बोलो जी बोलो। फिर 79, फिर 81, 81 रजिस्टर ऑफ चार्जेस, रजिस्टर ऑफ चार्जेस, चार्जेस। फिर 82 कंपनी टू रिपोर्ट, रिपोर्ट कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। वैसे ये जो सेक्शन की लिस्ट है ना ये हर एक चैप्टर के इंट्रोडक्शन में दी है, पर अपन लोग थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं ताकि लिखेंगे तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा यहां पर याद आ जाए करके, है ना।
मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है लाइव है करके। लाइव ही है शेख भाई, कैसी बातें कर रहे हो यार तुम। 83 साक्षात मैं हूं बेटा आपके सामने, साक्षात मैं। अब बोलो सर यकीन नहीं हो रहा, गाल सामने का रुकता हूं करके, करके दिखाओ एक बार। ठीक है आओ चलो। पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्री सेटिस्फैक्शन, लिखो अगला। पावर ऑफ रजिस्ट्रार, पावर ऑफ रजिस्ट्रार to make entry of satisfaction, to make entry of satisfaction, entries of satisfaction and release in absence and release in absence of intimation of company, of company। हुआ, बोलो जी हुआ। 84 intimation of appointment of receiver and manager, intimation of appointment of receiver स्लैश मैनेजर। अगला चैप्टर 3 होने वाला है बेटा अपना, ठीक है। नेक्स्ट 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 पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन एंड रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। punishment for contravention or 87 rectification by central government, by central government। चलो चलो बच्चों, हो गया है आपका। सभी लोग बोलेंगे हो गया है आपका। देखो जो अपना लॉ का ग्रुप बना हुआ है ना, मैंने उसके अंदर सेक्शन लिस्ट भेज दिया हूं, ठीक है ना। सेक्शन लिस्ट चैप्टर 2 एंड 6 के नाम से, ठीक है, मैंने उसके अंदर भेज दिया हूं। ओके बेटा, ओके। जिसका नहीं हुआ है वो वहां से कॉपी कर सकता है, ठीक है। बाकी मैं अपने लेक्चर ट्रैकर के ऊपर इसको तभी डालूंगा, कब डालूंगा, जब हमारी पूरे चैप्टर्स की लिस्ट बन के रेडी हो जाएंगे ना, तब मैं एक सिंगल पीडीएफ बना के इसको लेक्चर ट्रैकर पे डालूंगा। तब तक मैं इसको लेक्चर ट्रैकर के ऊपर नहीं डालूंगा, ठीक है। आप अगर लेक्चर ट्रैकर के ऊपर जाएंगे तो आपके लॉ के ग्रुप की लिंक आपको नजर आ जाएंगी, टेलीग्राम ग्रुप नाम से आपको दिखेगा लेक्चर ट्रैकर के ऊपर, ठीक है ना। आपको करना कुछ नहीं है, लेक्चर ट्रैकर के ऊपर जाना है और वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है। चलो डन है जी, डन, आ जाएंगे। चलो जी चलो, फटाफट फटाफट जल्दी से आ जाओ अब क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर। चलिए चलिए चलिए, टेलीग्राम के ऊपर देखो आपके पास लेक्चर ट्रैकर की लिंक है। अरे मेरे प्यारे प्यारे गोलू गोलू बच्चों, देखो यहां पर देखो सर, ये हमारा लेक्चर ट्रैकर, ये लेक्चर ट्रैकर के ऊपर देखो टेलीग्राम चैनल मैंने ऐसा डाल के रखा हूं, है ना। ये जो टेलीग्राम चैनल है देखो, हाईलाइट किया इसको मैंने, ये टेलीग्राम ग्रुप है अपना लॉ का। किसका ग्रुप है बोलो बच्चों, लॉ का। तो लेक्चर ट्रैकर के ऊपर आपको ये चीज नजर आ जाएंगी। चले गोलू, चलो आगे बढ़ेंगे। आओ गोलू ध्यान दो इधर, सुनो, ओए बबलू इधर ध्यान दो। चलो 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 जी चलो, ध्यान देंगे यहां पर। और अब हम लोग यहां पर चालू करेंगे कौन से, इसका चैप्टर नंबर 6 चार्जेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के हम लोग यहां पर क्वेश्चन एंड आंसर्स के हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज फ्लोटिंग चार्ज एंड व्हेन डज इट गेट क्रिस्टलाइज। मतलब सवाल क्या पूछा है, फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या होता है और कब वो क्रिस्टलाइज होता है। तो देखो, फ्लोटिंग चार्ज इज अ टाइप ऑफ चार्ज जो क्रिएट होते हैं असेट्स के ऊपर जो फ्लक्चुएटिंग नेचर के होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड और डेटर्स। ये जो चार्ज है बच्चों,
प्रेजेंट फ्यूचर दोनों चीज के लिए हो सकता है। फ्लोटिंग चार्ज यहां पर बदलते रहता है बच्चों, क्यों? क्योंकि कंपनी के पास परमिशन होता है कि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इसमें डील कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। हालांकि जो बायर होते हैं ना उसको फ्री ऑफ चार्ज ही यहां पर गुड्स मिलते हैं। सर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज कब होता है बच्चों? जब, एक बात ध्यान रखना, अगर ब्रीच ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन हुआ, या कंपनी सीजेस टू कंटिन्यू बिजनेस, या बोरोइंग कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। तो एक तो लिक्विडेशन में गया, या मान लो टर्म्स एंड कंडीशन है उसका उल्लंघन हुआ, ब्रीच हुआ, या बिजनेस यहां पर सीज हुआ। तो इन दो केसेस या इन तीन केसेस, वैसे ये दोनों केसेस एक ही है, तो इन केसेस के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग चार्ज का कॉन्सेप्ट आता है क्रिस्टलाइजेशन का। सर क्रिस्टलाइजेशन के लिए मुझे बताइए रियलाइज कौन करता है अमाउंट को? सर यहां पर जो क्रिस्टलाइजेशन है ना, ये सिक्योरिटी फिक्स हो जाती है, और इसको रिसीव मतलब इसको कौन रियलाइज करवाता है? सर इसको रियलाइज करता है यहां पर चार्ज होल्डर। कौन रियलाइज करता है? बोलो जल्दी से मुझे। चार्ज होल्डर इसे रियलाइज करता है। डन है? क्या पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल सिंपल? बोलो जल्दी से मुझे, क्या पहला क्वेश्चन आपको एकदम सिंपल सिंपल? आ जाओ अगला क्वेश्चन। मूनलाइट लिमिटेड इज हैविंग एस्टैब्लिशमेंट इन यूएसए। इट ऑब्टेन्ड अ लोन क्रिएटिंग चार्ज ऑन असेट्स ऑफ फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट। क्या मुझे बताइए मूनलाइट लिमिटेड अपने अमेरिका के असेट्स के ऊपर, अमेरिका ही है ना, यूएसए के असेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट कर सकता है? हाँ हाँ हाँ। अगला, कंपनी रिसीव्ड अ नोटिस ऑफ द आरओसी for not filing particulars of charge created by company on assets situated outside India. Company wants to defend the notice on the ground that it shall not be the duty of company to register particulars of charges created on the assets not located in India. मतलब जो इंडिया में नहीं है, कंपनी का कहना है कि हम चार्ज क्रिएट नहीं करेंगे। बेवकूफ कंपनी। अगला, डू यू एग्री विद द स्टैंड टेकन बाय द कंपनी? कंपनी ने जो स्टैंड लिया है, क्या आप इससे एग्री करते हैं क्या? गिव योर आंसर विथ रिस्पेक्ट टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से आप इस चीज को क्या करेंगे? आप इस चीज को जस्टिफाई करेंगे। बताइए मुझे, क्या कंपनी सही बोल रही है या कंपनी गलत बोल रही है? मुझे सारे लोगों का जवाब चाहिए। वैष्णवी का, डी रोशन पात्रों का, पारुल का, जिया का। जो पहले अटेम्प्ट में पास होना चाहता है वो जवाब देंगे। अब मैं देखता हूं कौन नहीं देता है जवाब, है ना। नो सर गलत बोल रही है करके, नॉट एट ऑल गलत। खुशी का कह रहे हैं नहीं, नमन का कहना है गलत। अब कैसे जवाब दिया तुमने? मतलब तुमको क्या मैं यहां पर बार बार कस्में देते रहूं क्या? हाँ, तभी तुम जवाब दोगे क्या? ऐसा है क्या तुम्हारे अंदर? बहुत ही हो गया ये तो। चलो आओ, चलो चलो चलो। गलत बात है सर, बहुत ज्यादा गलत बात है। ओके ठीक है, रॉन्ग है, गलत है, ठीक है, समझ में आ गया। एक ही जवाब दो दो बार देके बेटा ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। नहीं जवाब देके नंबर जरूर कटेंगे आपके, ठीक है। आइए चलो जी, चलो यहां पर ध्यान देना। देखो सेक्शन नंबर कौन सा होगा? 77 होगा, जहां पर बोला जाता है कि ड्यूटी ऑफ अ कंपनी कि वो चार्ज को क्या करना चाहिए? रजिस्टर करना चाहिए, चाहे वो इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी हो या आउटसाइड इंडिया हो, टैंजिबल हो या इनटैंजिबल हो, उसने पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज को रजिस्टर करना चाहिए। अब यहां पर जो है ना बच्चों, क्वेश्चन में देके रखा है कि कंपनी ने लोन लिया एसेट्स फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट का, तो क्या इसको यहां पर करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल। तो हेंस स्टैंड टेकन बाय मूनलाइट लिमिटेड नॉट टू रजिस्टर पर्टिकुलर ऑफ चार्ज इज नॉट करेक्ट। क्या बोला? ये जो स्टैंड ले रही है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। क्या है? बोलो जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ऑलराइट सर, अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाओ, आ जाओ, सुनो। आइए अगला। मिस्टर पार्थ परचेज्ड अ कमर्शियल प्रॉपर्टी इन दिल्ली बिलोंगिंग टू PQR लिमिटेड after entering into an agreement of company. At time of registration, Mr. Parth comes to know that the title deed of company is not free and company expresses inability to get the title deed transferred in his name, yani ki Parth, contending that he ought to have knowledge of the charge created on the property of company. Explain with the contention of PQR limited is correct. Give your answer as per the provision of Companies Act. सही है बच्चों? यहाँ पर सेक्शन नंबर 70, सेक्शन नंबर 80 आता है यहाँ पर कि क्या कोई भी चार्ज जो आप रजिस्टर करते हो अंडर सेक्शन 77 बच्चों, वो क्या होता है? वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, रजिस्टर ऑफ चार्जेस। और कोई भी व्यक्ति अगर डील करता है कंपनी के साथ, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होना चाहिए? इस सिचुएशन के अंदर उसको आइडिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलो बच्चों, उसको आइडिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलो ना, उसको आइडिया होना चाहिए। सर इस बात का अपने को क्या रखना है? इस बात का अपने को ध्यान रखना है। देखो बराबर पढ़ो जरा।
सेक्शन नंबर 80, वेयर एनी चार्ज ऑन एनी प्रॉपर्टी और असेट्स ऑफ कंपनी और अंडरटेकिंग इज रजिस्टर्ड अंडर 77, एनी पर्सन एक्वायरिंग सच प्रॉपर्टी, असेट्स और अंडरटेकिंग और पार्ट देयर ऑफ शैल बी डीम्ड टू हैव नॉलेज ऑफ द फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या कहा मैंने, बोलो, शैल बी हैव डीम्ड टू हैव, मतलब उसको पता होगा पहले से, उसको आइडिया लग गया होगा, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। तो इस केस में देखो कि कंटेंशन ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड बिल्कुल सही है कि पार्थ को यहां पर नॉलेज होना चाहिए, क्या, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, इसलिए ये आपका क्या होने वाला है, होमवर्क। देखो यहां पर होमवर्क लिख के रखा हूं मैंने कंक्लूजन यहां पर दे के रखा हूं, पर जो इसके ऊपर का जो प्रोविजन और एक्ट एप्लीकेबल है ना, आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। ऊपर के क्वेश्चन से मैच हो रहा है ना बेटा, ये सेम है बिल्कुल। क्या है, मैं जल्दी से, सेम है, इसलिए मैंने यहां पर इसके आंसर को गायब कर दिया और आप इसके प्रोविजन को और इसको लिखेंगे। बाकी कंक्लूजन मैंने यहां पर दे के रखा हुआ आप लोगों के लिए, ताकि कल चल के आपको पढ़ना रहा तो ऊपर के ही क्वेश्चन पढ़ोगे ना, नीचे का थोड़ी पढ़ोगे। ठीक है, आओ, अब ये हुआ, चलो इसको मार्क करके रख देना, इसको मार्क करना, पहले वाले क्वेश्चन को मार्क करना, फिर इसको मार्क नहीं किया तो भी चल जाएगा। आ जाओ, अब ये आ जाओ, अब आ जाओ जल्दी से यहां पर, चलो चलो चालू करेंगे आंसर। क्या मैं आज क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ जाओ। देखो, द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इज नॉट बाउंड टू इशू नोटिस टू द होल्डर ऑफ चार्ज if the company gives intimation of satisfaction of charge in specified form and duly signed by holder of charge। क्या बोला, देखो फिर से, the registrar of company is not bound to issue notice of holder of charge if company gives intimation of satisfaction in and signed by holder। हुए ये वाली चीज तो सर याद है क्या आपको, सर वो चीज अगर यहां पर साइन कर दिया जाए ना चार्ज होल्डर के द्वारा, क्या कहा मैंने, बोलो, चार्ज होल्डर अगर साइन कर देता है तो नोटिस देने की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं सर, नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती है सर। CHG4 था मेरे हिसाब से, वो एक बार चेक कर लेना, है ना, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है सर, कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, DN लिमिटेड hypothecated its plan to the nationalized bank and availed a term loan. The company registered the charge with the ROC. Company settled the term loan in full. The company requested bank to issue letter confirming settlement of term loan. Bank did not respond the request. State with the relevant provision of Companies Act to register satisfaction of charge in above circumstances. State the time frame to which कंपनी में अलाउ टू इंटीमेट अबाउट द सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। मतलब यहां पर आपको क्या करना है, सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज के बारे में बताना है। क्या करना है, बोलो बच्चों, सैटिस्फैक्शन के बारे में आप कितने दिन में बताते हो यहां पर, बताओ ना मुझे, 3 + 270 दिन मानते हो क्या, 3 + 270 दिन। इसको लिखते वक्त कैसे लिखते हैं ये लोग, 3 और 300 लिखते हैं, क्योंकि 300 के अंदर वो 30 को ऑलरेडी काउंट करके यहां पर बताते हैं। अरे बोलो ना, ओ बच्चों, समझ में आ रहा है क्या आपको, यस सर। चलिए आइए देखो, सेक्शन 82 रिक्वायर्स कंपनी टू गिव इंटीमेशन या फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज टू रजिस्ट्रार इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। The intimation needs to be given within 30 days from date of payment of satisfaction. Extended period कितना है, extended period of intimation from 30 days to 300 days. Accordingly, it is provided that registrar may on the application by company or charge holder allow such intimation of period or satisfaction to be made within a period of 300 days from date of satisfaction विद, लेकिन क्या पे करना पड़ेगा आपको, एडिशनल फीस आपको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बोलो बच्चों, एडिशनल फीस आपको यहां पर देना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ अगला, आ जाओ अगला अगला आ जाओ फटाफट। अब अगले क्वेश्चन को अपन लिख के देखेंगे यहां पर, सेक्शन नंबर 83 को, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड रिलीज इन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन 83 के ऊपर क्या सवाल है, देखो सर, What are the powers of registrar to make entries of satisfaction and release of charges in absence of any intimation of company? Discuss this matters in light of the provision of Companies Act 2013। अब आपने इस मैटर को क्या करना है, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से इस चीज को डिस्कस करते हुए चलना है, ऐसा यहां पर बोला गया है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों ये। अब डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है वो मैं अभी आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। आ जाएंगे अपने नोटबुक के अंदर सारे लोग, हेडिंग डालेंगे यहां पर आंसर नंबर 7।
आंसर नंबर 7। क्या आप लोग रेडी है? आप लोग कमेंट में यस लिख दीजिए ताकि मैं शुरुआत करूं फिर। फटाफट फटाफट फटाफट। चलो, एक्ट एप्लीकेबल, एक्ट एप्लीकेबल, सेक्शन नंबर 83 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन नंबर 83 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब प्रोविजन, पहला, विथ रिस्पेक्ट टू, लिखो, विथ रिस्पेक्ट टू with respect to any registered charge, if evidence, if evidence is shown, if evidence is shown to satisfaction of registrar that that debt has been paid, or or debt has been paid, or or part of part of property, part of property or undertaking, part of property or undertaking of charge has been released, has been released, 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 or ceased to be part of company property, part of company property, then then he may enter in memorandum, he may enter in memorandum of satisfaction that debt has been paid, दूसरा, और part of property has been released, has been released, or has been released, or seized, or seized, or seized. Second, power can be exercised, power can be exercised by registrar, by registrar, despite 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 fact that intimation has not been received, not been received. अगला, तीसरा, registrar shall inform parties within 30 days,
shall inform party within 30 days of making entry. चौथा चौथा registrar shall also issue certificate in CHG 5. in CHG 5, बस इतना लिखना है. in CHG 5. in CHG 5. CHG 5. चलो डन. बोलो जी बोलो, डन 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 डन. ओके, आ जाओ अगला. अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 8. Ranjit Limited acquired the property of ABC Limited which was mortgaged to OK Bank. रंजीत ने एक्वायर किया. He settled the dues to OK Bank in full. उसने OK Bank को पूरा पैसा दे दिया. And the same was registered by sub registrar who has noted that mortgage has been settled. रजिस्ट्रार मतलब एक डिपार्टमेंट है बच्चों गवर्नमेंट का, जो ये बोलता है यहां पर कि उसने सेटल कर दिया करके, है ना. हाँ, अगला. But neither the company nor OK Bank has filed particulars of satisfaction with ROC. Can Mr. Ranjit approach registrar and seek any relief in this regard? Discuss the matter in light of the provision of Companies Act. तो यहां पर रंजीत जा सकता है रजिस्ट्रार के पास और रजिस्ट्रार को बता सकता है कि देखो मैंने सब कुछ पे कर दिया. वो जो रजिस्ट्रार है, सब रजिस्ट्रार लैंड रिकॉर्ड्स वाला, उसने देखो ये चीज को लिख के भी रखा है. तो मुझे बताइए, अगर रजिस्ट्रार, जो अभी अपन ने लिखा प्रोविजन, रजिस्ट्रार को अगर पता चलता है कि डेट पे हो चुका है या प्रॉपर्टी सीज टू एग्जिस्ट, तो क्या वो खुद से मेमोरेंडम ऑफ सैटिस्फैक्शन पास कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है. इसका मतलब यहां पर क्या आएगा? इसका मतलब यहां पर सेक्शन नंबर 83 का एज इट इज पूरा के पूरा प्रोविजन यहां पर आने वाला है. बराबर है ना. देखो यहां पर एज इट इज पूरा के पूरा प्रोविजन दोस्तों यहां पर आने वाला है. क्या आपको ये बातें समझ आ रही है क्या? बोलो जी बोलो जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या? फटाफट फटाफट जल्दी से बोलेंगे, है ना. यस, सेम पूरा के पूरा. क्या बोला पूरा के पूरा मैंने बोला यहां पर ये सेम है. क्या है? बोलो जल्दी से. सेम है. गॉट इट? क्या ये बातें क्लियर? ओ बच्चों, क्या ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर? देख लो, किसी को कोई दिक्कत? ये वाले क्वेश्चन को मार्क करके रखो यहां पर, स्टार मार्क. ऊपर वाले मत करना, इसको करना. एक ही बात है ना, ऊपर को करेंगे इसको करेंगे, बट ये वाला करोगे तो आप पढ़ के जाओगे इसको, तो आपको समझेगा कहां पर कैसा आंसर बनने वाला है करके. ये मैं कह रहा हूं, ठीक है. चलिए, चलो जी चलो आगे बढ़ो. क्या सर ये चैप्टर का कितना वेटेज है? सावन आपके मॉड्यूल 2 के अंदर देखो ना, मैंने पूरा वेटेज दे के रखा हो बेटा, है ना. देखो ना यहाँ पर मॉड्यूल 2 अगर आप देखोगे ना, ये यहाँ पर पूरा वेटेज बता के रखो. आज तक कितने बार सवाल पूछा गया है, देख लो यहाँ पर. मई 25 में तो इंस्टीट्यूट ने आड़ा टेढ़ा अंगारी कर दिया था. 15 नंबर का सवाल, देखे क्या? 15 नंबर का. भाई कोई भरोसा नहीं है इंस्टीट्यूट का, कब क्या किसको पेल ले, कोई भरोसा नहीं है. झूठ नहीं कह रहा मैं. देखो ना आप, 15 नंबर का कोई पूछता क्या भाई? कितना ज्यादा हो जाता. और है कितना सा चैप्टर वो, उसमें से 15% मार्क्स एक चैप्टर के. मजा ही आ गया होगा जिसने ये चैप्टर को अच्छे से किया होगा. ठीक है, चलिए आ जाओ. चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर. लेट्स गो. What is the time limit for registration of charge with the registrar? Where should the company's register of charges be kept? State the persons who have right to inspect the company's registrar. मतलब पूरा रजिस्टर ऑफ चार्जेस के बारे में पूछ लिया और यहां पर रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछ लिया. तो रजिस्ट्रेशन क्या है? 30 + 60 वाला बताना पड़ेगा, क्योंकि अपना एग्जाम कब चल रहा है? 2026 में. तो 2018 के बाद ही आएगा 2026, तो अपने को 30 + 60 वाला बताना पड़ेगा. अरे मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो ना जल्दी से मुझे, है ना. तो ऐसे केस के अंदर आपको 30 प्लस, देखो यहां पर लिखा भी है 30+, ये मैंने आंसर को लिखा हूं 30 + 60. आपको लिखते वक्त पूरा एक्सप्लेन करते हुए चलना पड़ेगा क्या? यस, आपको पूरा एक्सप्लेन करते हुए यहां पर चलना पड़ेगा. समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो जल्दी से मुझे, क्या आपको बातें समझ आ रही है? फिर देखो, प्लेस ऑफ कीपिंग रजिस्टर कहां पे होगा? रजिस्टर्ड ऑफिस के वहां पर होगा,
है ना। ये देखो, इसके अलावा और क्या बोल के रखा है यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर बोल के रखा है कि इंस्पेक्शन कैसे किया जाएगा। तो इंस्पेक्शन कौन कर सकता है, मेंबर क्रेडिटर कर सकता है फुकट में, दूसरे लोग कर सकते हैं। जो फीस यहाँ पर हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे ना वो इससे, हालांकि आर्टिकल्स यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन को इंपोज कर सकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। क्या आप इसको लिख पाएंगे, बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इसको लिख पाएंगे क्या, फटाफट फटाफट जल्दी से सारे के सारे लोग बोलो, क्या आप इसको लिख पाएंगे। 1 मिनट होल्ड करना सबके सब लोग। डन है, बोलो जी बोलो, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई भी दिक्कत। पुरानी कंडीशन तभी तो बता दिया था देव, अब कोई काम की नहीं है पुरानी कंडीशन। और अब सवाल पूछेंगे क्यों आपसे, आप सोच के देखो, 2026 में 2018 के पहले का सवाल थोड़ी डालेंगे आपको यार, है ना। यस, चलो 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 आगे बढ़ेंगे। आइए देखो, explain the term charge, what are the circumstances under which it is necessity to create charge arises, और टाइम लिमिट क्या है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का। ठीक है, देखो यहां पर आओ, चलो। अरे आदित्य, हेलो हेलो क्या कर रहे हो बेटा, आगे डालो ना कुछ मैसेज, हेलो, है ना। ये तो मैं तभी अभी 2 दिन पहले ही बोला मैंने आपको, इंस्टा ये ऐसे ही करते बेटा, टेलीग्राम पे भी हेलो हाय, फिर वो स्टिकर भेजेंगे, ऐसा ऐसा हाय करते रहता हूँ। अरे भाई क्या हेलो हाय लगा रखा है भाई, अभी क्लास का बीच में चल रहा है, हेलो हेलो भाई खत्म नहीं हो रहे इनके, क्या बोलना आप। चलो चलिए आइए, मैं यही ऐसे ही मैसेज की मैं बात कर रहा था, देखो आपको लाइव डेमो दिया मैंने भी क्लास का। और कुछ लोगों को है ना सबूरी नहीं रहती, अलग अलग टाइप के लोग हैं भाई इसके ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर वो मैसेज डालेंगे, 5 मिनट नहीं हुए क्वेश्चन मार्क, और 5 मिनट क्वेश्चन मार्क, और 5 भाई, मतलब वो क्या मेरी इसका ही इंतजार कर रहा, क्या समझा जरा, बोला जवाब आ जाएगा तुमको 1-2 घंटे के अंदर, रुक तो जाओ यार। मतलब मानते ही नहीं यार। क्यों नहीं दिखेगा आदित्य, हमें तुमसे दुश्मनी थोड़ी है। हाँ, मैं तुम्हें जब तक ब्लॉक ना करूं तब तक तुम्हारा कमेंट दिखेगा, है ना, चिंता मत करो, दिख रहा है हमें तुम्हारा कमेंट, है ना, बिल्कुल नजर आ रहा है। ठीक है, यस, चलो और बताओ आदित्य कैसे है, बाकी सब बढ़िया एकदम। आप रोज क्लास में नहीं आ रहे हो लेकिन, हाँ ऐसा क्यों। चलिए आओ, अब ध्यान दो, आइए पढ़ते। चार्ज का मतलब क्या होता है और कब जरूरी है चार्ज को क्रिएट करना, है ना, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए जरा, चार्ज का मतलब होता है बच्चों इंटरेस्ट या लीन जो प्रॉपर्टी के ऊपर क्रिएट किया जाता है या अंडरटेकिंग्स के ऊपर एज अ सिक्योरिटी, और इसके अंदर मॉर्गेज भी आता है। क्या आता है बोलो बच्चों, इसके अंदर मॉर्गेज भी आता है। अब देखो चार्ज जरूरी क्यों है, वाई charge is जरूरी। देखिए, the answer lies in the setup of raising capital by the company. Generally, company depends upon the share capital and borrowed capital for funding projects. But when company raises money through borrowings, they may issue debentures or obtain loans from financial institution. These banks or financial institution need a surety regarding repayment. Thus, they create mortgage or hypothecation on assets of the company for safe and secured lending of funds. The creation of right on the assets या properties is known as charge on the asset. इसे क्या बोला जाता है बोलो बच्चों, चार्ज ऑन दी असेट बोला जाता है। अब आप देख लेना, पूरे मॉड्यूल के अंदर ये पैराग्राफ आपको कहीं नजर नहीं आएगा, पर इंस्टीट्यूट को एमटीपी में लगा, अरे यार अपन ने सवाल तो बना सकते, चलो एक काम करते, गूगल करते, गूगल से कॉपी करेंगे व्हाट इज मेंट बाय चार्ज करके, है ना, फिर वो पेलेंगे इसके अंदर। और फिर बाद में इन्होंने क्या किया, मॉड्यूल के अंदर हाइपोथिकेशन और ये शब्द थोड़े बहुत यहां पर डाले। फिर भी अगर आप एग्जैक्ट लाइन टू लाइन देखोगे ना, नहीं मिलेगा आपको, ना मिलेगा, पर नहीं, सवाल तो हमको देना है। लेकिन सर ये एमटीपी में आया है, कोई आपके पेपर वेपर में नहीं पूछा है, पर एमटीपी में दिया है, कोई भरोसा नहीं इनका, पूछ लिया तो क्या करेंगे अपन, तो मैंने इसको उठा के डाल दिया क्वेश्चन बैंक के अंदर अपने। ठीक है, हालांकि कुछ है नहीं इसके अंदर, देखोगे तो जो अपन क्लास के अंदर का अपना एक्सप्लेनेशन होता है एकदम इंट्रोडक्शन में, वो एक्सप्लेनेशन ही है इसमें, आप देखो ना, वो एक्सप्लेनेशन ही है, कुछ नया नहीं है। बट
वही है ना कि जब देखा हुआ नहीं है तो उसको पर्टिकुलर एक लैंग्वेज में फॉर्म करके लिखना वो एक मुश्किल की घड़ी आ जाती है। ठीक है, यस, आ जाओ। बाकी टाइम लिमिट के बारे में आपको पता है 30 30 + 60, क्या कहा मैंने, बोलो 30 30 + 60 के बारे में आपको पता है। ठीक है, आ जाओ। अगला क्वेश्चन मेरे हिसाब से अपना करा हुआ है, लिख दो यहां पर सेम, इसको लिख दो सेम, ये अपना डन है। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आओ, 12 के ऊपर आओ। डिफाइन करो टर्म चार्ज को और पनिशमेंट इन डिफॉल्ट को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये देखो, ये पनिशमेंट है आपकी कितनी, कंपनी के ऊपर 5 लाख, ओआईडी ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 50,000 और 447 भी अट्रैक्ट हो सकती है। बाकी चार्ज का क्या मतलब होता है ये आप लोगों को पता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, यार एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार, कहाँ है वो क्वेश्चन, हाँ 16 नंबर का है वो। ठीक है, आएगा आएगा वो क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। आप बोलोगे सर क्या जहरीला क्वेश्चन करा दिए करके ऐसा। देखो क्वेश्चन नंबर 13, देखो जरा, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग टू रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस। किसके बारे में बात करेंगे, बोलो, रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस। सर पेनल्टी इंपॉर्टेंट है, नहीं है प्राची, मैंने कल ही लिखवा दिया था, पेनल्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। पर आप ये नहीं बोल सकते कि सर पेनल्टी मतलब फिर पूछा कैसे करके, क्वेश्चन कैसे आए इसके ऊपर, भाई वो तो आ ही सकता है ना यार। मैंने इंपॉर्टेंट नहीं है का ये मतलब बोला कि 5 नंबर से ऊपर पूरे पेनल्टी और इसके फॉर्म के ऊपर सवाल नहीं पूछेंगे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप बोलोगे वो 5 नंबर भी सर नहीं हमको नहीं पता, हमको वो वैसा आना ही चाहिए तो फिर इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा है कि नहीं सर हमको 100 में से 100 नंबर लाना है तो एक काम करो, फिर पेनल्टी ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप मेरी सुनोगे तो 95% के लिए पेनल्टी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, चलिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं सामने से बताऊंगा, इसको लर्न करके जाना करके, ठीक है ना, उसको लर्न, आपने सिर्फ उतनी ही लर्न कर लिया ना तो मोर देन इनफ है, जितनी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना, उससे ज्यादा फिर करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो जी आओ। सर यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जो अपना सबसे आखिरी वाला टॉपिक था ये उसके बारे में बातचीत किया जा रहा है। देखो रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शन 87 एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी कि रीजनल डायरेक्टर को टू मेक रेक्टिफिकेशन इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस। कब, जब सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई कि कोई ओमिशन हुआ है, ओमिशन का मतलब क्या होगा, कोई चीजें बताना भूल गए, ओमिशन टू फाइल विथ रजिस्ट्रार पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज क्रिएटेड, या इसके अलावा अगर मॉडिफिकेशन हुआ है या कोई सेटिस्फैक्शन हुआ है उसका ओमिशन हो गया, या मान लो ओमिशन ऑफ रजिस्ट्रार विद इन द टाइम, यहां पर सारी चीजें बताना, या ओमिशन या मिसस्टेटमेंट हुआ है रिलेटेड टू चार्ज मॉडिफिकेशन, मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड एंट्री, तो ऐसे केस के अंदर, ऐसे केस के अंदर फिर यहां पर क्या किया जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंट्री को पास कर सकता है, बट एंट्री को पास करने से पहले वो चेक करेगा भैया पोजीशन ऑफ क्रेडिटर और शेयर होल्डर प्री जुडाइज तो नहीं हो रहा। प्री जुडाइज का मतलब क्या होता है, प्री जुडाइज का मतलब होता है क्रेडिटर और शेयर होल्डर की पोजीशन नीचे तो नहीं आ रही, उनके इंटरेस्ट अफेक्ट तो नहीं हो रहे, उस चीज को हमको देखना पड़ेगा। क्या, बिल्कुल बिल्कुल देखना पड़ेगा। ऑलराइट सर, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 2 प्रकार के ऑर्डर पास कर सकती है, वो सीधा डायरेक्ट कर सकती है। किस चीज को डायरेक्ट कर सकती है कि तुम एक काम करो, सीधा वो आरओसी को बोलेंगे जो मेमोरेंडम, जो ओमिशन हुआ है या जो करेक्शन करना है वो दोनों चीजें कर लो। या सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम को भी एक्सटेंड करवा सकती है, क्या, चार्ज होल्डर के लिए या कंपनी के लिए, बोरोइंग कंपनी के लिए, बिल्कुल बिल्कुल सर वो चीज भी यहां पर कराई जा सकती है। बेसिकली जो अपन ने आखिरी वाला जो चीज देखी थी ना बच्चों, जो लास्ट वाली चीज थी, क्या कहा मैंने, बोलो, जो लास्ट वाली चीज थी वो एज इट इज आपको क्या करना है, एज इट इज आपको यहां पर लिख के आना है पूरा फ्लो में। गॉट इट? क्या आपको बात समझ आ रही है क्या, बोलो जी, बोलो जल्दी से मुझे। यस, अगला। अब देखो सर, अब एक और चीज यहां पर बोल के रखिए, कंडोनेशन ऑफ डिले के बारे में, रेक्टिफिकेशन ऑफ चार्जेस। सर यहां पर अपन ने बोला था अपने को एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है वेर इंस्ट्रूमेंट इज नॉट, देखो वेर इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग और मॉडिफाइंग चार्ज आपने 300 दिनों में फाइल नहीं किया तो आपको, या जो सेटिस्फैक्शन है ऑफ चार्ज है वो 30 + 300 दिनों में फाइल नहीं किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस डिले को कंसिडर करेंगी और आपको अकॉर्डिंगली क्या कर देंगी, टाइम को एक्सटेंड कर देंगी। इसे बोला जाता है कंडोनेशन ऑफ डिले। पर कंडोनेशन कब अलाउड है, जब आप फीस पे करोगे। एडिशनल फीस तो आपसे लेंगे क्या सर, वो तो आपसे लेने ही वाले, एडिशनल फीस लेके कंडोनेशन ऑफ डिले आपको अलाउड होगा। क्या कहा मैंने, बोलो, एडिशनल फीस लेके। कंडोनेशन का मतलब क्या होता है, भली आप लेट फाइल कर रहे हो पर हम आपको अलाउ करेंगे। वैसे तो टाइम लिमिट 30 दिन की थी पर 30 दिन के बाद भी फाइल करोगे तो अलाउ करेंगे, इसे बोला जाता है कंडोनेशन ऑफ डिले। अब यहां पर क्या था, 300 दिन की लिमिट थी,
30 प्लस 270 सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज की, पर आपने 300 दिन में फाइल नहीं किया तो वैसे तो उसके बाद नहीं कर सकते, पर क्योंकि आप हमारे पास आए हो और आप हमसे पूछ रहे हो, इसलिए हम आपको कंडोनेशन ऑफ डीले को अलाउ कर देंगे। क्या कर देंगे बोलो बच्चों? कंडोनेशन ऑफ डीले को अलाउ कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या बात है ना? यस सर। ऑलराइट सर, ये सब लिखना है? नहीं नहीं बेटा, लिखना नहीं है। रोशन क्या लिखेंगे? ये सब लिखना थोड़ी, ओरल चल रहे हैं ना अपने बेटा, लिखना नहीं है कुछ भी, है ना? कुछ नहीं लिखना है। वहां पर एग्जामिनर होगा, उसको बुलाना, बोलना सेक्शन नंबर 87 देख मेरे को कितना अच्छा था करके, उसको बोलना, है ना? वो आपको मार्क्स दे देंगे, वो लिख देगा कि ओके ओरल टेकन, एंड फिर उसके अलावा आपको मार्क्स दे देगा। कैसी बातें कर रहे हो? लिखना ही पड़ेगा ना, अगर सवाल आ रहा है तो फिर ये तो ऑब्वियस है ना बेटा रोशन, इसमें बताने वाली क्या बात है, लिखना है कि नहीं लिखना है करके। कमाल करते हो पांडे जी। आओ आओ जरा आओ, आ जाओ। चलो ये आंसर को लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर को लिखेंगे। आओ सुन। ABC Limited created charge in favor of Z Bank. Charge was duly registered. Later, the bank enhanced the facility by another 20 crore modification. Due to inadvertence, this modification in the original charge was not registered. Advise the company in the course of action to be pursued in this regard. इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर वो रजिस्टर नहीं हुआ तो क्या किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन को आप मार्क करेंगे पहले तो इनका कहना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्जी डालो कि देखो इन्होंने मॉडिफिकेशन को रजिस्टर नहीं किया है, और मॉडिफिकेशन रजिस्टर नहीं हुआ है ना, तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप इसको प्लीज रजिस्टर्ड कर दो सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा हम लोग चाहते हैं, ठीक है ना? तो उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। चलिए आएंगे मेरे साथ, आ जाओ, आंसर लिखो। आंसर नंबर 14। सेक्शन 87 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रोविजन। पहला 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 कंपनी शाल फाइल, कंपनी शाल फाइल, कंपनी शाल फाइल shall file application for rectification. The company shall file application for rectification with registrar of company in CHG 8 to central government, second central government shall order rectification in following case of default. Following case of default, when there was intimation, where there was omission of intimation, regarding intimation, when there is omission regarding intimation with respect to satisfaction of charge. अगला when there is omission regarding filings already made
with respect to charge, modification and satisfaction. Come on guys, and satisfaction. चलो हुआ। नेक्स्ट तीसरा, if central government is satisfied that omission or misstatement was accidental मतलब गलती से हुआ, then it may order following A, it may order following A, direct to make rectification regarding satisfaction of charge, or B extend time limit for filing with company. फिर लिखो फोर्थ पॉइंट में, एप्लीकेशन shall be filed in form CHG 8। सर हमको फॉर्म याद नहीं है तो फोर्थ पॉइंट मत लिखना, ठीक है। यस, आ जाओ अब कंक्लूजन। इन गिवन केस Z Limited can proceed as per above section and central government shall order rectification accordingly। बच्चों ये जो आखिरी का मैंने कंक्लूजन लिखा ना, बच्चे क्या हो जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं बेटा, है ना, लेट गए लिखते और उनको ध्यान ही नहीं कि कंक्लूजन लिखना होता है बेटा। इस कंक्लूजन के 1 नंबर अलॉटेड होते हैं आपके पेपर में, ठीक है ना। तो ये जो ध्यान रखना है यहाँ पर, ये जो चीज है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको हमेशा कोई भी क्वेश्चन अगर केस स्टडी बेस्ड है तो उसका कंक्लूजन यहां पर आपको लिखते हुए चलना है, ठीक है ना। यस, डन है क्या? बोलो जल्दी से मुझे, डन। सारे के सारे लोग बताएंगे सर, बट सर सेटिस्फैक्शन वाले में तो आरओसी, मतलब समझा नहीं मैं क्या बोल रहे हो प्राची आप। यहां पर तो सेटिस्फैक्शन वाले केस में आरओसी को डायरेक्ट करेंगे ना बेटा, डायरेक्ट टू मेक रेक्टिफिकेशन रिगार्डिंग टू आरओसी, आप ऐसा भी लिख सकते हो यहां पर, है ना। यस, चलिए आ जाओ अगला क्वेश्चन। हो गया बेटा, सभी लोगों का हो गया क्या? बोलो जी बोलो, सभी लोगों का डन है तो आगे बढ़े। सभी लोगों का डन। यस, गुड। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। रोज
प्राइवेट लिमिटेड ऑन 3 अप्रैल 2019 ऑब्टेन 30 लाख वर्किंग कैपिटल लोन बाय ऑफरिंग स्टॉक एंड अकाउंट रिसीवेबल एज अ सिक्योरिटी। ये हुआ फ्लोटिंग चार्ज, मानते हो ये फ्लोटिंग चार्ज है। और 5 लाख रुपए का इसने पर्सनल गारंटी दिया। अरे पर्सनल गारंटी क्या पेटेंट जैसा थोड़ी होता है? पर्सनल गारंटी के ऊपर क्या चार्ज क्रिएट हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। क्या क्या मैंने बोलो? कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑलराइट। ऑफ डायरेक्टर इट इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट चार्ज फॉर वर्किंग कैपिटल लोन एंड ओवरड्राफ्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन। ओडी पर तो नहीं हो सकता, वर्किंग कैपिटल पर हो सकता है। स्टेट द प्रोविजन रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ द टाइम एंड प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन इन अबव चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड विद इन 30 डेज। तो 30 प्लस 30 एडिशनल फीस के साथ प्लस 60 एड वैलोरम फीस के साथ। ठीक है, देखो यहां पर क्या, when the company obtains working capital from FI by offering stock या account receivables, it is required to get the charge created in favor of lender. Hence 30 lakh loan it is required to get charge registered is not required. देखो इसके लिए करना पड़ेगा। But Rose Private Limited is not required, क्या बोला देखो, is not required to create charge for 5 lakh ad hoc overdraft on personal guarantee। क्या बोला यहां पर, बोलो जल्दी से मुझे, कि सर यहां पर है ना पर्सनल गारंटी के ऊपर आपको चार्ज क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं सर, पर्सनल गारंटी के ऊपर आपको चार्ज क्रिएट करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ सेक्शन नंबर 77 में आपको बताना पड़ेगा कि चार्ज को आप रजिस्टर कर सकते हो 30 दिन के अंदर। 30 दिन में नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहां पर क्या कर पाओगे, एक्सटेंडेड फीस में आप एड वैलोरम फीस आपको देना पड़ेगा और 30 दिन आपको मिलेगा एडिशनल फीस के साथ यहां पर अमाउंट को पे करने के लिए आपको इतना समय मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? बोलो जी, बोलो जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बातें क्लियर हो रही है क्या? हाँ जी हाँ, बोलो फटाफट, जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर? यस, इजी सर। अरे सर सेक्शन 83 में बोल रही है आरओसी के पास पावर है ना, वो खुद ही रजिस्टर कर सकता है सेटिस्फेक्शन। तो बेटा आरओसी को जब पता चला तब कर सकता है ना, बट यहां पर किसी ने बताया थोड़ी। ऊपर के केस में आरओसी, वो जो एक व्यक्ति था ऊपर के केस में क्या था, एक क्वेश्चन आया था ना अपने को, उस क्वेश्चन में क्या था कि वो व्यक्ति खुद इन्फॉर्म कर रहा है। देखो यहां पर रंजीत इन्फॉर्म कर रहा था आरओसी को, पर ये आखिरी वाले केस में किसी ने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया। तो कंपनी दर्द के मारे जा रही है, यार टाइम लिमिट तो चलेगा, प्लीज मुझे रजिस्टर करवा दे, ऐसी वाली बात है। दोनों अलग अलग चीज है। वहां पर रंजीत जाना चाहता था कि यार ये इस चार्ज को वैकेट करो, यहां पर क्या था, यहां पर कोई जा नहीं रहा है, पर यहां पर टाइम लिमिट चले गई और गलती से टाइम लिमिट चले गई, तो उस केस के अंदर सर फिर ये प्रोविजन अट्रैक्ट हो रहा है। यहां पर दोनों में वही तो डिफरेंस है बेटा प्राची, दोनों में वही डिफरेंस है। समझ में आ रहा है क्या? वहां पर कोई थर्ड पर्सन या इंटरेस्टेड पर्सन जा रहा है, यहां पर कोई जा नहीं रहा है, तो फिर क्या कर सकती है आरडी, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? वही तो सवाल पूछा है, सवाल में ही तो वैसा लिखा है बेटा कि क्या है करके। ठीक है, यस, चलो 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 चलो, क्या मैं आगे बढ़ू क्या? बोलो 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 जल्दी से मुझे, आइए ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। अब क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही उम्दा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल। इसको भी स्टार मार्क करके रख देना, रोज वाले इसको, ये पर्सनल गारंटी वाला पॉइंट आएगा यहां पर। बाकी 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 तो स्टार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग लिखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, आओ जरा। नवीन टूल्स लिमिटेड एनटीएल मॉर्गेज इट्स फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग बाय इक्विटेबल मॉर्गेज, मॉर्गेज चार्ज के अंदर आता है। ऑन 1 मार्च 2023 टू गुडविल बैंक एंड अवेल्ड अ क्रेडिट लिमिट ऑफ 200 लाख। कब किया बोलो बच्चों? 1 मार्च को, पहली तारीख को क्या किया? 1 मार्च को इसने मॉर्गेज कराया। ठीक है, ऑलराइट। Although credit limit was sanctioned by the bank and was actually availed in the month of August। इसका कहना है कि जो क्रेडिट लिमिट दिया ना मैंने, उसका प्रयोग मतलब लोन मेरे अकाउंट में एक्चुअली अगस्त में आया। अरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, चार्ज आप कब से क्रिएट करते हो? जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ। मैंने आपको सैंक्शन और ये डिसबर्समेंट वाला क्लॉज समझाया मैंने बैंक का, कि बैंक जिस दिन सैंक्शन करती है वहां से 30 दिन के अंदर आपको चार्ज को रजिस्टर करना होता है। चार्ज रजिस्टर होने के बाद ही बैंक क्या करती है? लोन के अमाउंट को डिसबर्स करती है। याद आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे बोलो ना जल्दी से, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? यस। अगला देखो क्या, इन अगस्त
when it issued the check in favor of creditor for purchase of raw material. During the course of statutory audit, auditor ने बोला before the management about non-compliance of registration of charge with the registrar within stipulated time. कंपनी ऑफिशियल ने इन्फॉर्म किया कि मॉर्गेज क्रेडिट वॉज सैंक्शन इन मार्च, लेकिन कंपनी ने तो फैसिलिटी अगस्त में मजे लिए ना फैसिलिटी के, तो सो इन दिस केस द लाइबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज अराइज होंगी कब से? जब से कंपनी ने चेक इशू किया है। इसका मतलब ये कंपनी बोल रही है कि हमारी जो लाइबिलिटी है ना वो तो अगस्त से आती है। गलत है कि सही है? कंपनी का कहना गलत है सर। अब फर्दर कंपनी मैनेजमेंट प्लीडेड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ फाइनेंसर। कंपनी का कहना है कि भैया वो फाइनेंसर यानी कि वो गुडविल बैंक की जिम्मेदारी है चार्ज को रजिस्टर करने की, क्योंकि वो फेवर ऑफ बैंक में जा रहा है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गलत है। सेक्शन नंबर 77 कहता है कि बोरोइंग कंपनी की जिम्मेदारी है चार्ज को रजिस्टर करने की। तो इनका कहना गलत हुआ ना? हाँ सर, इनका कहना गलत हुआ। ठीक है, ऑलराइट। अब देखो, अब पूछ रहा है व्हाट इज द ट्रिगर पॉइंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज? जिस समय सैंक्शन हुआ सर उस समय। अगला, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज? के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे यहां पर? तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में यहां पर बताना पड़ेगा। वो दो कॉन्सिक्वेंसेस थे बच्चों, याद आ रहे हैं क्या? दो कौन से कॉन्सिक्वेंसेस? सर ये वॉइड माना जाता है चार्ज, और दूसरा कौन सा? प्रायोरिटी लूज हो जाती है। अरे बोलो ना, मैंने बोला भी था प्रायोरिटी यहां भी लूज हो जाती है अगर लेट जवाब दिया तो। याद आ रहा है क्या? है ना? चलिए इस आंसर को लिखेंगे आप। मैं चाहता हूं एक बार पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार आप क्वेश्चन को एक और बार पढ़ लीजिए। सारे लोग आराम से पढ़ लो और उसके बाद डन लिखो, उसके बाद डन लिखो। बेटा देखो ना तीर्थ, मैंने तो ऑलरेडी कर दिया है ना। स्टैट्यूटरी ऑडिट में ये बोल रहे हैं कि ऑडिटर बोल रहा है कि कंपनी ने नॉन कंप्लायंस ऑफ चार्ज किया है, मतलब कंपनी ने रजिस्टर नहीं किया है। पर कंपनी का कहना था कि हमने जो ये क्रेडिट लिमिट है ना इसको एक्सरसाइज किया अगस्त में, तो अगस्त से हमारी जिम्मेदारी आती है रजिस्ट्रेशन करने की, ना कि मार्च से। ऐसा कंपनी के लोगों का कहना था। बस इतना यहां पर बोला गया है रोशन। ठीक है, आओ। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना। चल, समझा क्या दोस्तों? समझ में आया आपको बातें? क्या मैं आंसर लिखा हुआ यहां पर? चलिए आंसर को लिखना चालू करेंगे मेरे साथ। सभी लोग मेरे साथ आंसर को लिखना चालू करेंगे। आंसर नंबर 16, आंसर नंबर 16 लिखो। एक्ट एप्लीकेबल, सेक्शन 77 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। प्रोविजन, प्रोविजन पहला, पहला, it shall be duty of company creating charge, duty of company creating charge to register सर उसमें पनिशमेंट हाँ श्रेयस, वो जो कॉमन वाली पेनल्टी अपन ने देखी ना, वो कॉमन वाली पेनल्टी उसके अंदर पनिशमेंट है, और कोई पनिशमेंट एक्स्ट्रा नहीं है। वो कॉमन वाली पेनल्टी, वो जो कॉमन वाली पेनल्टी वाला सेक्शन देखा, वो पूरे चार्ज के लिए वही पेनल्टी है। ठीक है, कहीं पर भी आपने कुछ भी डिफॉल्ट किया वो पेनल्टी अट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, आओ। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ कंपनी क्रिएटिंग चार्ज टू रजिस्टर विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज within 30 days of creation
30 days of creation. Obligation to register, obligation to register arises, obligation to register arises not at time, sorry, obligation of register arises at time of sanction, and not when actually availed, when actually availed, when actually availed, when actually availed. In given scenario, in given scenario, company availed credit facility in March and utilized it in month of August. In given case, it shall be duty of company to register with ROC within 30 days of creation of charge in month of March. Company's contention regarding bank to register charge is not correct, is not correct, not correct. डन? बोलो जी, बोलो डन? क्या सही है? किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर? बोलो मुझे, किसी को कोई भी दिक्कत इसके अंदर? अभी एक और अपना सेकंड सबसेक्शन बचा हुआ है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, वो बचा हुआ है अपना, बट अभी तक किसी को कोई दिक्कत? एनी क्वेश्चन, एनी पॉइंट? एनी क्वेश्चन, एनी पॉइंट? आ जाओ, अगला अगला सेकंड सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन लिखिए बच्चों, सेकंड लाइन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। देखो इसके अंदर पहला देखो, if charge is not created by company, then liquidator and other creditor shall treat
चार्ज होल्डर as unsecured creditor. It means charge will be void. It means charge shall be void या charge will be void against them. दूजा मतलब दूसरा नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज leads to losing of priority of charge holder. हुआ क्या? लिखा? डन है क्या? बोलो जल्दी से मुझे, क्या इतनी बात है? डन है सर। इसके अंदर हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या वो वाले पॉइंट की सर, मतलब लोन जो है वो लोन माफ नहीं हुआ है, लोन तो आज भी बना रहेगा, आप लिख सकते हो। पर मैं यहां पर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी काफी बड़ा होगा, 2 सब पार्ट में है तो, और अपन ने सफिशिएंट जितने मार्क्स के लिए लिखना चाहिए था उतना लिख दिया, तो इसलिए नहीं लिखा। हालांकि अगर इनके हम लोग सजेस्टेड आंसर चेक करेंगे तो उसमें लंबा चौड़ा दिया होगा, पर क्यों दिया होगा? क्योंकि इनका कुछ नहीं जाता ना, ये तो कॉपी पेस्ट करते हैं बेटा मॉड्यूल में से, पर अपने को तो लिखना है ना, तो अपने को मार्क्स देख के समझ में आना चाहिए कि कितना यहां पर लिखना है। और 5 नंबर के सवाल के लिए मोर देन सफिशिएंट अपन ने ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है ना? यस सर। सवाल कितने नंबर के आते हैं? 5 5 4। क्या कहा मैंने? बोलो 5 5 4। सर आप जो टेस्ट लेने वाले उस टेस्ट के अंदर मैं 6 मार्क का सवाल दे सकता हूं, पर वैसे एग्जाम में सवाल 5 5 और 4 नंबर के आते हैं दोस्तों, ठीक है? यस सर। इसमें कंक्लूजन नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। जहां पर कंक्लूजन आना था वहां पर अपन ने ऑलरेडी दे दिया, देखो ना, जहां पर कंक्लूजन आना चाहिए था यहां पे अपन ने दे दिया। इसका कंक्लूजन तो पूछा ही नहीं ना, सिर्फ इतना पूछा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, वो अपन ने बता दिया, है ना? यस 7 मार्क का नहीं आता है बेटा, 7 नंबर का कभी सवाल नहीं आता आपके एग्जाम में। पहले आते थे पर अब जब से एमसीक्यूज आए तब से नहीं आते आपको सवाल। चलो डन है? डन 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 बोलो, डन डना डन डन। यस किसी को कोई भी डाउट, किसी को इस पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट, एनी क्वेश्चन एनी पॉइंट, अभी के अभी पूछ लो भैया, खत्म करो, नहीं तो फिर मैं क्लास को खत्म कर रहा हूं, फिर अपन में बोलो किसी को कोई भी डाउट, किसी को कोई भी पॉइंट, एनी क्वेश्चन एनी पॉइंट। नो क्वेश्चन नो डाउट, एकदम क्लियर। ओके क्लियर सर, एब्सोल्युटली क्लियर। ओके बाकी आप अभी रिवीजन करेंगे और उसके बाद आपको कुछ भी डाउट वाउट आया तो आप वो तो पूछ ही सकते हो मुझसे, पर एज ऑफ नाउ आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ऐसा बोल रहा हूं मैं, ठीक है? यस चलो ऑल राइट। तो कल से हम लोग चालू करने वाले हैं कौन से, इसको नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 को, ठीक है ना? अभी अपना कौन सा हुआ? चैप्टर नंबर 1 देखा, 2 देखा, और कौन सा देखा अपन ने? 6 देखा। अब हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? 3 पढ़ेंगे, 3 के बाद 8 पढ़ेंगे शायद, और 8 के बाद फिर 4 पढ़ेंगे, ऐसे हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है ना? तो अगला वीडियो हमारा कौन सा होने वाला है? अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड, ठीक है? तो आज के लिए दोस्तों अपन करेंगे केवल और केवल इतना।